पहुंचने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं आज अपने बहुत दूर हूँ, मगर वहां से भी मैं आपसे बात कर सकी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों को। धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से समानता की बात बताई और समाज में पुरुष के बिना नारी का विकास नहीं और नारी के बिना पुरुष का विकास नहीं, समाज का विकास नहीं। इसके बारे में आपने बहुत ही सुंदर मैम उद्बोधन प्रस्तुत किया है। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी मैम। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि जिन्हें मुझे इंतजार था उन्हें आमंत्रित करती हूँ, और डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जो पूर्व में भी हमारे साथ आरजेएस परिवार का इनका मार्गदर्शन मिला है। और मैम, हम आपके पूर्व में भी आपका संबोधन सुन चुके हैं, आप हमारे साथ वक्त दे चुकी हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह जी को, जो आईएएस अधिकारी हैं और विशेष सचिव सह निदेशक महिला एवं बाल विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की आप दिल्ली सरकार में। नहीं, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ में जुड़ चुकी हूँ और अब मुझे लगता है मेरा वीडियो भी ऑन है। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगी आप लोगों को, सभी बहनों को विशेषकर, और जितने अन्य जो आयोजकों में जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका इस समय निभाई है, सबको एक सूत्र में पिरोने का, जिसमें उदय मन्ना जी, आरजीएस, पूरा आपका जो परिवार आपके साथ में है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि कोविड के अभी भी वो चैलेंज चल रहा है कि फेस टू फेस हम सब नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद भी फेस टू फेस आ भी पा रहे हैं। तो वही जो इंटरनेट और कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी सबको एक सूत्र में जो आप लोग मिल करके आपका आरजीएस परिवार एक कर रहा है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी सभी को। और मैंने अभी कुछ बातें भी सुनी है जो कि मधु जी हैं, बीना जी हैं, और जो बाकी बालाजी और सब लोग जो इस मंच से जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो यह विषय है बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। अभी सिर्फ एक दिन बचा है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अलग अलग रूप में मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। और बहुत लोग तो पहली तारीख से मैं देखती हूँ कि बहुत तरह की परिचर्चा शुरू कर देते हैं। मुझे यह भी पता है कि आरजीएस के माध्यम से आप लोगों ने एक मुहिम उठाया है कि पूरे जो अमृत गाथा, इसमें अमृत महोत्सव आजादी का, उसके तहत जो है कई विषयों का चयन किया गया है, और उसमें बहुत प्रासंगिक है कि आज का जो यह विषय है यह महिलाओं को, महिलाओं की आजादी को, महिलाओं की स्वतंत्रता को, और उससे भी बढ़कर मैं मानूंगी महिलाओं के योगदान को समझने, जानने, बूझने, और हमने क्या किया उसका आकलन, और साथ ही हम आगे क्या कर सकते हैं उसका आकलन, यह दोनों करने के लिए आपने क्या जो है एक परिचर्चा की है। और परिचर्चा की सार्थकता देखिए तभी होती है जब हम सिर्फ यह नहीं माने हमने जो किया, उसके बाद जो है अब तो हम आराम से बैठ सकते हैं, हम चैन की नींद ले सकते हैं, नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं, जो मैंने बातें सुनी, कहीं ना कहीं आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पे आज का जो विषय है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता को देखने के लिए Your microphone is unmuted, your video is stopped. Do you want me to speak English for a while? Microphone is So I think people need to mute. People need to mute so that they can listen to me. So, I was saying, because I think, some people who will not be able to understand what I'm saying. If so, in terms of I'll, use a bilingual language. I was talking about indicators. मैं आंकड़ों की बात कर रही थी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आंकड़ों से की बात किया कि आंकड़ों को दो तरह से देखिए, हमें देखना चाहिए। आंकड़ों की पहचान इसलिए जरूरी है, वो हमें बताते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दिशा अच्छी होगी तो मेरा मानना है दशा भी अच्छा होगा, तो इसलिए दिशा को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे आपने एक आंकड़े आपको बताते हैं, बच्ची की शादी जो हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, जिसको लेकर के काफी डिबेट डिस्कोर्स इधर होता रहा, और वो डिबेट ये था कि भाई जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो समानता
जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया उसमें समानता क्या है कि भाई लड़की लड़के अगर 21 साल के नीचे शादी करने में उनको जुर्म माना जाता है, तो लड़की की शादी 18 के ऊपर क्यों के नीचे जो है एज क्यों ये रखा जाए? क्यों ना दोनों में समानता किया जाए? आप सबों ने यह डिबेट सुनाओ। तो समानता में एक बहुत बड़ा इन मुद्दों को लेकर के जो हमारी आज की तारीख में बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं, उसको लेकर के समानता की बात को हमें यह देखना होगा कि कैसे हम जो भेदभाव की नीति है उसको खत्म कर रहे हैं। वो हमारा मतलब शादी की उम्र हो या हमारा विमेन वर्क पार्टिसिपेशन रेट जिसको हम कहते हैं, महिला कितनी महिलाएं हैं जो कि कामकाजी महिला के गणना में आती हैं। तो अब मैं इसलिए इन आंकड़ों की बात करूंगी क्योंकि दो देखिए तरह से चीजों को हम देखते हैं। एक तो कि क्या हमारी नीति गणना में पुरुषों के काम की गिनती की जा रही है और महिला के काम की गिनती नहीं की जा रही है। इससे क्या होगा कि वो अपने आप एक जेंडर बायस हो जाता है। और हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं ब्रेक द बायस। अब कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि घर में बैठ करके भी काम करती हैं, होम बेस्ड काम करती हैं, और कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि शायद आर्थिक रूप में उनकी आय आप काउंट नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका एक केयर इकोनॉमी जो हम कहते हैं उसमें बहुत विशिष्ट योगदान होता है। अभी केयर इकोनॉमी क्या होता है? जैसे अब घर अपने बच्चों की भी देखभाल कर रही है, यदि अपने घर में बुजुर्ग है या कोई पर्सन इन जो दिव्यांगजन है उनके लिए वो केयर कर रही है, तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होता है जिसकी गणना नहीं हो पाती है। तो जब हम पूछते कई बार बच्चे कहते हैं नहीं हमारी माँ तो कुछ नहीं करती है, घर में बैठी है, जबकि वो बैठी नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की तारीख में जब हम ब्रेक द जेंडर बायस की बात कहते हैं, तो मुझे खुशी हुई है सुन करके कि सभी स्पीकर्स ने भी इस बात को कहा कि दृष्टिकोण में बदलाव, सोच में बदलाव, हमारी हमारी जो रूढ़िवादी सोच है उस रूढ़िवादी सोच में कहीं ना कहीं उसको हमें अपने अंदर जो है झकझोरना पड़ेगा, और तभी तो हमारी भाषा में भी वो बदलाव आ पाएगा। जैसे अभी मैंने यह सुना कि हम बात कर रहे हैं कि महिला पुरुष के साथ चले, तो महिला पुरुष के साथ क्यों ना पुरुष महिला के साथ चले, यह भी डिस्कोर्स में आए। जब अभी मैंने बात सुनी कि लड़की को लड़के की तरह परवरिश करना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब लड़की को परवरिश करनी चाहिए, लेकिन यह हम ऐसा क्यों मान करके चलते हैं कि लड़के की परवरिश अच्छी है? तो जब भाषा में हमें अपने सोच में जब हम बदलाव करते हैं तो वही दर्शन शायद हमें भाषा में भी देखना होगा। क्योंकि कई बार मैंने यह देखा कि हम यह भी कोई लड़की के बारे में वो शादी होकर के गई और हम कहते हैं कि वो तो इसको ना अपनी बेटी की तरह मानती है, मतलब बहू की तरह नहीं देखती है। क्यों? बहू को भी उतना ही अधिकार है ना, प्यार मिलने का उतना ही अधिकार है। और वैसे ही मैंने कहा कि जब हम लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए जब हम आंकड़ों में देखते हैं वो किस उम्र में शादी हो रही है, या फिर लड़कियों की शिक्षा को यदि हम देखेंगे, तो पहले तो देखिए मैं हमेशा यह भी मुझे विश्वास होता है कि हमें देखना चाहिए कि हमने क्या किया, उससे एक संतोष भी लेना चाहिए, प्रेरणा भी लेनी चाहिए। प्रेरणा हम लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा दर में पहले जो शिक्षा दर बहुत कम थी लड़कियों की लड़कों की तुलना में, वो अभी वृद्धि हो रही है, लेकिन उतनी भी नहीं कि हम कहें कि नहीं हम जिस लक्ष्य की पूर्ति करनी है वो पूरा हो गया। मैं तो चाहूंगी कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो, लड़कों से भी ज्यादा शिक्षित हो। इसी तरह से जो सबसे बड़ा आंकड़ा जो हमें बताता है इस भेदभाव को, जो लैंगिक भेदभाव, जो असमानता की जो बात होती है, तो वह है हमारा सेक्स रेशियो, मतलब लिंग अनुपात में कितने लड़के पैदा हो रहे हैं, कितनी लड़कियां। आपको पता है कि 1000 के रेशियो में यह देखा जाता है। अब इसमें भी ट्रेंड देखने की जरूरत है कि 2001 में यदि 927 था या, तो 2011 में वो घट करके हो गया था 919, 2021 में फिर बढ़ा है 929। तो ये जो बढ़ा है, लेकिन हम चाहते क्या है कि वह तो बराबर हो। अगर 1000 लड़के हैं तो शायद अगर बायोलॉजिकली आप देखेंगे ना, बायोलॉजिकली लड़कियों की संख्या जो है वह और भी ज्यादा होनी चाहिए, लड़कों से भी ज्यादा। वो बैलेंस जो जेंडर पैरिटी है, तो इन छोटी छोटी चीजों में जेंडर पैरिटी को देखते हैं कि भाई लड़कियां जो है वो अपना मतलब शुरू होता है कि भाई कितनी बच्चियां पैदा हो रही हैं लड़कों के अनुपात में। बच्चियों की फिर जब हम उनके एक वेलबींग इंडेक्स जिसको हम कहते हैं खुशहाली का जो एक मापदंड होता है, जब हम उसके मेजर को देखते हैं, उसमें क्या है, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य में भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि हमारा शारीरिक अवस्था क्या है, दूसरा मानसिक अवस्था। यह दोनों बहुत जरूरी होता है देखना आज की तारीख में। तो अगर हम इसमें भी बहुत तरह के मापदंड हैं। आप उसमें देखते हैं कि हिंसा, यौन हिंसा जो है, उससे संबंधित हमारे आंकड़े क्या कह रहे हैं। बच्ची, छोटी बच्ची, उसके प्रति जो हिंसा होती है, जो कि पॉक्सो एक्ट में आप सबको पता होगा कि कवर होता है, 18 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, यदि किसी भी प्रकार की यौन हिंसा, और इसका डेफिनेशन जो है ना काफी विस्तार में, जो एक्ट है वह ऐसा नहीं है कि अपना उसको मतलब एक फिजिकल रूप में जब तक कि कोई रेप की घटना नहीं हो गई तभी वो पॉक्सो के डेफिनेशन में आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से सीआरपीसी में जब अमेंडमेंट हुआ था निर्भय रेप केस के बाद में, तो एक बहुत मतलब बड़े विस्तार पूर्वक उसको यह देखा गया था कि भाई जब मतलब महिला के प्रति हिंसा को यदि रोकना है तो उसके डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टॉकिंग भी आता है, वोयरिज्म भी आता है। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि आज वर्तमान में वह क्या है। जैसे हम कहते हैं कि महिला की जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, असमानता, भेदभाव को हम खत्म करें। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब हम भेदभाव की नीति की बात करते हैं, देखिए इसका मतलब यह नहीं होता है कि अवसर की समानता के नाम पे हमने बच्चियों के लिए विशेष प्रयोजन नहीं किया। मैं आज भी मानती हूँ कि अवसर की समानता के नाम पे भी हमें विशेष प्रयोजन भी करने की जरूरत है। जैसे यदि कोई स्कूल है और लड़का लड़की दोनों के लिए बराबर है ऐसे को, लेकिन अगर वहां पे टॉयलेट नहीं है, यदि वहां पे टॉयलेट का वो कुंडी बंद कर नहीं आप कर सकते हैं, तो वो उसमें लड़कियों की असुरक्षा ज्यादा है लड़कों के कंपैरिजन में। इसी तरह से यदि कामकाजी महिलाएं हैं और उनको बाहर जाना है, बस की सुविधा नहीं है या फिर स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, अंधेरा है, लड़कियां, महिलाएं जो है वो ज्यादा असुरक्षित हो जाती हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग प्रोसेस में जेंडर डिफरेंशियल को भी समझना जरूरी है। वो एक रियलिटी है, वो एक सच्चाई है। तो हम समान अवसर की तो बात करते हैं, लेकिन उसमें भी एक जेंडर सेंसिटिव, ज्यादा मतलब लिंग संवेदनशीलता के साथ में जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो ज्यादा महिलाओं को, जो एक हम कहते हैं कि मुख्य धारा में पूरी तरह से समाहित हो सके, उसके लिए वो ज्यादा प्रभावी हो पाता है। और जब हम मुख्य धारा में समाहित करने की बात करते हैं तो वो क्या धाराएं हैं, वो सामाजिक भी है, वो आर्थिक भी है और वो राजनीतिक भी है। तीनों धाराएं हैं। उसमें शैक्षणिक भी है कि भाई उनको शैक्षणिक जो है वो क्या सुविधा है, क्या अधिकार, क्या अवसर प्राप्त हो रहा है। आर्थिक में वो उनके प्रशिक्षण से लेकर के हुनर कौशल में विकास से लेकर के उनको अपनी आर्थिक आय को बढ़ाने का कि क्या सुविधा मिल रही है। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो बाहर ही जाए, घर में बैठे हुए भी होम बेस्ड इकोनॉमी आपने सुना है, तो उसके लिए क्या प्रोविजनिंग हम कर सकते हैं। तो आज की तारीख में जो हमारी जो परिचर्चा है वह तभी पूरी तरह से मैं मानती हूँ कि एक जागृत और प्रभावी हो सकता है जब इन सभी को हम थोड़े और विस्तार से समझने की कोशिश करें और अपने रोजमर्रा का जो अनुभव है उस अनुभव को हम बांटे भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग शैक्षिक संस्थान से संबंध रखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया से संबंध रख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके बीच में जो कि समाज सेवी हैं, कुछ शिक्षक हैं। और मेरा मानना है कि शिक्षक का तो बहुत बड़ा, शिक्षिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस जो हम माइंडसेट चेंज की बात कर रहे हैं, दृष्टिकोण में बदलाव कर रहे हैं, भेदभाव की नीति की बात कर रहे हैं, बचपन से छोटा बच्चा यदि उसको सिखाया जाए, हम कह रहे हैं कि लड़की तो लड़की हो, लड़की जैसा रहो, लड़का हो तो भाई तुम तो क्रिकेट खेलो, लेकिन लड़की हो तो तुमको गुड़िया से ही खेलना है। ये तो हम उसको बता रहे हैं ना, हम उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जब एक बच्ची जो है वो पायलट बन रही है, जब एक बच्ची एयरफोर्स में जा रही है, जब एक बच्ची जो है वो अपना मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन रही है, तो आज की तारीख में मेरी यही अपील है सबकी, उसकी सपनों पे अंकुश नहीं लगाना है। तो जब हम अपनी सोच को जब हम थोप देते हैं कि नहीं लड़की है लेकिन वैसे ही रहना है, आज की तारीख में क्या लड़के खाना नहीं बना सकते? लड़के भी बना सकते हैं, लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि क्यों, अगर तुम खाना बनाओगे तो तुमको, या तुम अपने बच्चे को गोद में लोगे ना, तो वो पहले जो मतलब हम कहते थे बिहार में, मैं बिहार से हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि लोग यह एक भाषा कहते थे वो बड़ा मौगा है, ठीक है, पता नहीं कितने लोग बिहार से संबंध रखते हैं, लेकिन ये मैं शब्द सुनती थी कि वो तो अपने बच्चे को गोद में लेकर के घूम रहा है।
इसका मतलब है कि एक पिता है, उसके अंदर क्या मातृत्व की भावना नहीं होनी चाहिए? मैं यह मानती हूँ कि आज की तारीख में महिला सशक्तिकरण पे हमें बात करनी है, तो उस मातृत्व की भावना को समझना होगा, उसका गुण को समझना होगा, उसके महत्व को समझना होगा, और उसको समझते हुए जो पुरुष है उनके अंदर भी इस भावना का जो है हमें उजागर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। ऐसा नहीं है कि मातृत्व की भावना सिर्फ एक नारी में हो, उस मातृत्व की छाव में बहुत सारे बच्चे जो हैं वह पल्लवित पुष्पित हो, यदि वह भावना जो है पुरुषों में भी होगा, यदि वह भी समझेंगे कि महिला की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, या बच्चियों को पढ़ाना, या बच्चियों को हिंसा मुक्त वातावरण बनाने के लिए वो देश कितनी जिम्मेदारी उन सबों की है, तो ऐसा नहीं होगा कि बस जो है हम एक महिला सोच को महिला तक रखने और महिला सोच और पुरुष सोच को अलग कर दें, बल्कि मानना है कि जो सोच है, सोच वैसी होनी चाहिए जो कि एक विकास की सोच हो, सबको बढ़ाने की सोच हो। महिला के लिए भी अवसर की जब हम बात करते हैं, तो अवसर में समानता के साथ साथ उस संवेदनशीलता में, जहाँ पे कोई महिला, जब वो कामकाजी महिला है, अपने काम के लिए जिस क्षेत्र में जा रही है काम करने, तो वह अपने आप को असुरक्षित नहीं समझे। असुरक्षा की जो भावना होती है ना, यह भावना फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कोई क्राइम हो जाए तभी वह महिला असुरक्षित अपने आप को वो घोषित करे कि नहीं, मतलब मेरे साथ तो कोई वादा। देखिए, एक जब मैं माहौल की बात करती हूँ, परिवेश की बात करती हूँ, तो एक वो परिवेश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मानसिक रूप में भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, घर के अंदर भी और बाहर भी, स्कूल में भी, अपने कार्यालय में भी। और इसके लिए बहुत जरूरी है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, डिग्निटी, रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ ईच अदर, एक आदर, एक सम्मान आपस में, एक प्रेम की भावना आपस में, और एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते हुए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ठीक है, एक देखिए बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जब हम समानता की बात करेंगे तो मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हमें नहीं भूलना है, लेकिन उस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखते हुए हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को भी आदर करना है। डिफरेंसेस को हम खत्म नहीं कर पाएंगे बायोलॉजिकली, लेकिन हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसके विकास के लिए पूरा मौका देना वह हम सबों का फर्ज होता है। और उस मौका को जब हम देते हैं, जब हम अवसर की समानता की हम बात करते हैं, तो मेरा यह पूरा मानना है कि जो हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण, जो कि हम सब लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं समर्पित है इस बात के लिए, मेरा यह पूरी तरह से मानना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे जब हम ब्रेकिंग द बायस की बात कर रहे हैं, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो दो तरह का कमिटमेंट जो हमारे लिए जरूरी है कि एक, हमारे पर्सनल लाइफ में हम इस तरह के भेदभाव की सोच को अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, सोच में भी, तो सोच में भी, विचार में जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो बदलाव आएगा। बदलाव की गति हमारे ऊपर निर्भर है, किस गति से वह आ रहा है। बदलाव तो आना, वो तो अवश्य। मैंने जैसे अभी बताया शिक्षा दर की बढ़ोतरी के बारे में बात बताई, मैंने बताया कि सेक्स रेशियो में अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि पूरा, मैं जब भारत सरकार में रही हूँ तो उस समय भी हम लोग इस पे काफी चर्चा करते थे कि नहीं कैसे जो है इसमें हम बदलाव लाए, मानसिकता परिवर्तन में हम कैसे लेकर के आए। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो है मतलब बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, काफी हमारे अंदर जो है इस विषय को लेकर के एक चिंतन वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उसी को हमें यह देखने की जरूरत है कि कामकाजी महिला के दर में पूरी तरह से जो हमारी गणना में फर्क आना चाहिए वो आए। चाइल्ड मैरिज का जो रेशियो अभी भी हम देख रहे हैं कि कई, और मैं मानती हूँ कि देखिए भारत इतना बड़ा देश है, हर जगह जो हम आंकड़े कह रहे हैं कहीं अच्छा हो सकता है कहीं खराब हो सकता है। जिस क्षेत्र में जहाँ पे आंकड़े खराब हैं वहां पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। यदि किसी राज्य में, वह भी किसी पॉकेट में, वह आंकड़े खराब है, उसके ऊपर हमें विशेष फोकस करना होगा। फिर जहाँ पे हिंसा का हमें लगता है कि कहीं पे ज्यादा खराब स्थिति है, वहां पे हमें फोकस करना होगा। और जो आंकड़े, हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, हमारा मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है, हमारी महिलाएं कितनी एनिमिक है, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, शिक्षा की जब बात करते हैं, स्वास्थ्य तो उतना ही जरूरी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शिक्षा कैसे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, काम कैसे करेगी, मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है, वो कैसे खुश होकर के जो है अपने पूरे इसको जो है वो पूरा कैसे करेगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेगी। तो जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, जो अभी भी हम कहते हैं कि नहीं वो 30% के आसपास ही रहता है, तो वह बढ़ना होगा।
तो कुछ इन आंकड़ों के लिए, इन पे तब्दीली करने के लिए हम सबों को मिल करके प्रण लेना होगा। आइए आज मिल करके हम सब प्रण लेते हैं कि हम इसमें तब्दीली लाएंगे। इस सोच से जो संघर्ष हमें करनी है, मानसिकता से जो संघर्ष करनी है, उसमें जो है हम अपनी सोच को सबसे पहले बदलेंगे। उसके बाद हम अन्य की सोच को बदलने में तो हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ हर एक को। और उदय मन्ना जी, आरजीएस परिवार के बहुत सारे जो टीम मेंबर्स जिनका मैंने नाम भी लिया है, उसमें सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि सिंह जी, आपने बहुत जी, जी। अच्छे उद्गार दिए और मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम इसकी हो रही है। आपके मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आपने कुछ आप कह रहे थे कोई बैनर आपको जी जी जी, जो मैं बता देता हूँ। लगता है वो डॉक्टर पुष्कर जी आप म्यूट है। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, जी जी जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की उपलक्ष्य में आजादी की अमृत गाथा के 58 का बैनर का लोकार्पण करने के लिए मैं आज की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह जी एवं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ इस बैनर का लोकार्पण करें। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि आप उपभोक्ता की जो बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस और महिलाएं भी आज की तारीख में वो जो इस जागरूकता की बात करते हैं ना, तो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट की जो बात है वह एक कंज्यूमर राइट के साथ मिल करके ही हम देखते हैं, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे अधिकार हैं जिसको कि वो एक एक को जागरूक भी होना है उसके लिए, और उसको प्राप्त करने के लिए हम सबों को मिल करके रास्ते को सुगम भी करना है। तो चलिए हम लोग देखें आपके इस बैनर को। सभी बहनें अपनी वीडियो ऑन कर लें क्योंकि इस वेबिनार की बस फोटो और पोस्टर्स की जारी होगी। सभी बहनों से अनुरोध है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। थैंक यू मैम, तस्वीर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब लॉग ऑफ करूंगी और आप लोगों को पुनः बहुत शुभकामना। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, नमस्कार। मैं अपनी सभी बहनों से बता दूं कि अध्यक्षीय संबोधन के बाद उन्हें 30 सेकंड का समय दिया जाएगा परिचर्चा के लिए, या आपकी कुछ ऐसे प्रश्न हो तो पूछ सकती हैं। मात्र के समय का ध्यान रखेंगे, 30 सेकंड ही होनी चाहिए, इसमें अपनी बात को आप रखेंगी। और मैं अब अध्यक्षीय संबोधन के पहले मैं बताया एक अपनी कविता से बात शुरू करती हूँ। दिल में इसके प्यार, बदन में सिंगार है, समेट के सब कुछ नारी ने पकड़ी रफ्तार है या विकास की जो संवारेंगी फ्यूचर। हमेशा परिवार समाज के बारे में सोचना रहा इनका नेचर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्षीय संबोधन के लिए। अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मधु पंत जी को, जो पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली की। मैम आपका स्वागत है इस मंच पर।